हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द सीएसआई नेट दिसंबर 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है एज वेल एज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उन की पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जो कि आपको जानना जरूरी है फॉर्म फिलअप करने से पहले। उन की पॉइंट्स में मेनली इंक्लूड हो जाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, फी स्ट्रक्चर, इसके अलावा कितना जो है एज लिमिट रहने वाला है इस बार के लिए, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या है, और छोटे मोटे से और भी बहुत से हाइलाइट्स को हम यहाँ पे देख लेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं कि सीएसआई नेट एग्जाम क्या होता है, क्या स्कोप होता है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो जो है टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। अगर आपको पता नहीं है तो सीएसआईआर नेट जो एग्जाम है ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है पीएचडी में एडमिशन मिलता है। मेनली उससे पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। पीएचडी के दौरान आपको जो है एक अच्छे खासे अमाउंट में स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसके हाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ दिन पहले वाली वीडियो में दिया था, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। तो पीएचडी के दौरान जो है आपको अच्छे खासे अमाउंट में जो है स्टाइपेंड मिलता है। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मान लीजिए कि टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस एग्जाम के थ्रू टीचिंग फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी जो है वो एनटीए है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वही जो है लगभग कुछ सालों से इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो स्कोप के बारे में बात करें तो आप पीएचडी कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, ये सारे स्कोप है इस एग्जाम के। अब बात कर लेते हैं कि सीएसआई ने दिसंबर 2023 का फॉर्म निकल चुका है और एग्जाम की जो डेट है इन्होंने मेंशन करके रखी है 26, 27 एंड 28 ऑफ दिसंबर 2023। ये एग्जाम डेट जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। अब यहाँ पे जो है एक तरीके से आप देख सकते हो कि डेट, फी स्ट्रक्चर और बाकी सारे प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी डेट होने वाली है 30 नवंबर 2023। ठीक है। फी की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए इट विल बी 1100 रुपीज, जनरल ईडब्ल्यूएस एज वेल एज ओबीसी के लिए 550 रहने वाला है, एसटी एसटी के लिए 275, थर्ड जेंडर के लिए 275। ठीक है। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पेमेंट जो है लगभग सारे ही जो पेमेंट मेथड होते हैं वो सारे एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है जो करेक्शन होगा वो 2 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक वैलिड रहेगा, मतलब ये करेक्शन विंडो इसी बीच में ओपन हो जाएगी। सिटी इंटीमेशन जो है वो आपको तुरंत कुछ टाइम में बता दिया जाएगा जैसे फॉर्म के सारे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। सिटी इंटीमेशन में आपको बताया जाता है कि आपकी कौन सी सिटी में जो है एग्जाम पड़ा है, ताकि आप पहले से ही अपना आने जाने का इंतजाम कर लें। एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा जब भी वो अनाउंस करेंगे। एग्जामिनेशन मोड जो है सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 180 मिनट्स होने वाला है, यानी 3 आवर्स का। एग्जाम की डेट 26, 27 एंड 28 दिसंबर 2023 रखी गई है। शेड्यूल अभी तक सॉरी टाइमिंग जो है अभी तक अनाउंस नहीं किया है, अनाउंस कर दिया जाएगा। सेंटर जो है ये भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। रिस्पॉन्स शीट और रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। वो वेबसाइट जिनको आपको मेनली विजिट करना है, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट इस बार चेंज कर दी है, ठीक है, इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था सब चीजों को ढूंढने में कि कहाँ पे एक्चुअल में ये फॉर्म निकाला गया है। तो वेबसाइट इन्होंने चेंज कर दी है, वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना है, कोई ऑफलाइन बेसिस पे जो है आपको फॉर्म नहीं भेजना है। कमीशन जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, दैट इज csirnet.nta.ac.in। ठीक है। सिर्फ एक स्टूडेंट पे जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना चाहिए, और आपके पास पर्टिकुलर ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू जो है कभी कभी वो लोग मैसेजेस भेजते हैं तो वो आपको मिल सके, क्योंकि रजिस्टर मेल आईडी एज वेल एज नंबर पे ही वो मैसेज भेजते हैं। सारे बाकी इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस किस साइज के फोटोग्राफ चाहिए एंड सो मेनी। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये साल में जो है 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। कोविड के बाद से जो है लगभग लास्ट एक अटेम्प्ट से लगभग जो साइकिल है वो ठीक हो चुका है। इसके अलावा जैसे कि मेंशन है कि ऐसा कैंडिडेट जो कि लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए ऑप्ट करता है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको कभी भी जीआरएफ के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, इवन उसके मार्क्स जीआरएफ के बराबर ही क्यों ना आ जाए। ठीक है। और जो लेक्चरशिप की जो वैलिडिटी होने वाली है, दैट इज जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोलते हैं, इसकी वैलिडिटी फॉर एवर यानी पूरी लाइफ के लिए रहती है। यानी अगर आप एलएस क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो पूरी लाइफ के लिए रहती है। और साथ ही साथ अगर आप एलएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आपके मार्क्स अगर जीआरएफ के बराबर भी चले आते हैं तो आपको जीआरएफ कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो एग्जाम है ये एक एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम है। किसी भी तरीके से ये इस बात के लिए गारंटी होल्ड नहीं करता कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कहीं पे जो है आपका एम्प्लॉयमेंट फिक्स हो ही जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, इसका इस्तेमाल करके आपको जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट में एज फॉर
पीएचडी स्टूडेंट आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है उसके बाद आप एज अ पीएचडी स्कॉलर जो है इनरोल किए जाते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से फेलोशिप के बारे में, तो जैसे कि मेंशन है कि स्टार्टिंग के 2 साल के लिए आपको 37,000 मिल जाएगा और उसमें कॉन्टिजेंसी ग्रांट होगा, दैट इज 20,000, और उसके बाद के टाइम के लिए यानी जब आपका जेआरएफ से एसआरएफ का प्रमोट कर दिया जाएगा लास्ट के 3 ईयर्स के लिए, तो उस टाइम पे आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा, यानी थर्ड ईयर से जो है आपको 42,000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट इन्होंने मेंशन किया है वो वही अमाउंट है जो फेलोशिप हाइक के जो नोटिफिकेशन था उसमें हमको देखने को मिला था। अब यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो 2 ऑप्शन मिलेगा फॉर्म में, JRF/LS, ठीक है। He or she may indicate his or her presence in the online application as the case may be if a candidate applies for JRF and fulfill the laid down eligibility criteria for lecturership or assistant professor also, such candidate will be considered for both JRF and LS। यानी आप JRF के लिए फॉर्म भरते हो और उसके बाद आपका जो कट ऑफ है वो JRF एज वेल एज LS दोनों के लिए ही सुटेबल हो जाता है, तो आपको JRF एंड LS दोनों के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। Option preference given by the candidate in his or her application form is final and request for change will not be entertained at any stage। और आप अगर चाहो कि नहीं पहले मैंने JRF सेलेक्ट कर लिया अब मुझे LS करना है, या पहले मैंने LS कर लिया अब मुझे JRF करना है, फॉर्म सबमिशन के बाद जो है ये करेक्शन नहीं किया जा सकता। The total number of candidate who will qualify depend upon the number of fellowship available and preference in the test subject to the condition that fulfill the laid down eligibility criteria। If a candidate is found to be over age for JRF net, he or she will be automatically considered for lecturership only। अगर मान लीजिए आपने JRF के लिए फॉर्म भर दिया है गलती से, लेकिन आपकी एज लिमिट नहीं है और अगर आपकी कट ऑफ जो है JRF के बराबर ही क्यों ना है, लेकिन आपको आपके एज फैक्टर की वजह से LS में जो आप कह सकते हो आपका नाम है उसको जो है LS में दे दिया जाएगा। कैंडिडेट विद द MSc क्वालिफिकेशन और अंडर MSc रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी इनरोल कैटेगरी शेल बी एलिजिबल फॉर द lecturership assistant professor subjecting to the fulfillment of eligibility criteria as laid down by the UGC। लेकिन अगर आप मान लीजिए MSc क्वालिफाइड हैं या MSc लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर MSc जो है आप MSc का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं निकला है, तो आप जो है LS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। चलिए आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दिस इज फॉर दिसंबर 2023। जैसे कि बोला गया है यहाँ पर एक तरीके से MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड BS MS BS 4 ईयर BE BTech B Pharma MBBS विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आपका जनरल एंड जनरल EWS कैटेगरी है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए आपके इन रेस्पेक्टिव डिग्रीज, मतलब इनमें से कोई भी डिग्री में से डिग्री आपने लिया है तो इनमें जो है आपको 55% मार्क्स चाहिए एंड 50% मार्क्स फॉर OBC NCL SC ST एज वेल एज थर्ड जेंडर एंड द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। तो मतलब जनरल एंड जनरल EWS के लिए 55 है और जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी रह जाती है उन सब के लिए 50% का मार्क्स है। Candidate enrolled for MSc or having completed 10 plus 2 plus 3 years of the above qualifying examination as on the closing date of submission application form are also eligible to apply for the above subject under the RA category on the condition that they will complete the qualifying degree with requisite percentage of marks within the 2 year from the date of declaration of joint test result। यानी अगर आप मान लीजिए MSc में हैं, ठीक है, और आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं, या फिर मान लीजिए एक तरीके से अगर आप MSc के इनिशियल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको 2 साल तक का टाइम मिलेगा कि उसमें जो है आप अपने जो मार्कशीट वगैरह होगी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2 साल तक का भी अगर टाइम मिलेगा तो मान लीजिए अगर आप MSc के फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BSc कंप्लीट कर लिया है और MSc में जस्ट आपने इनरोल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस यही होगा कि आपको जो है अपना फाइनल मार्कशीट 2 साल के अंदर अंदर जो है सबमिट करना होगा। Such student will have to submit the attestation for duly certified by the head of the department or institute from where the candidates appearing has been appeared। यानी उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैम्प एक तरीके से अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, जिसमें मेंशन होगा कि यस आप उनके कॉलेज के स्टूडेंट हो और इस टाइम में जो है आपका जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाएगा और इस टाइम तक आपके सर्टिफिकेट चले आएंगे, जो कि एनेक्जर जो है 8th में दिया गया, मतलब RA का सर्टिफिकेट जो है इन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, आपको उससे प्रिंट आउट निकलवाना है, भरना है, जाकर कॉलेज से स्टैंप लगवाना है, HOD के साइन वगैरह करवाने हैं, उसके बाद वापस से स्कैन करके तब जाके ऑनलाइन अपलोड करना है। BSc or equivalent degree holder or student enrolled in integrated integrated MS PhD program with at least 55% marks for general unreserved or general EWS category, 50% marks for OBC NCL SC ST third gender and PWD student are also eligible to apply। अगर आपने BSc ऑनर्स करके रखा है with MS PhD और अगर आपके 55% मार्क्स है और मेनली अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या जनरल EWS कैटेगरी के
और अगर आपने बीएससी कंप्लीट करके रखा है या फिर बीएससी डिग्री है आपके पास, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। Candidate with a bachelor degree will be eligible for CSR fellowship only after getting a register or enrolled for PhD और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम विद इन द वैलिडिटी ऑफ 2 years। और आपको आपकी फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप कहीं पे पीएचडी के लिए इनरोल हो जाओगे। कैंडिडेट्स possessing only bachelor degree are eligible to apply for only JRF, not for the lectureship। ओके, जो भी कैंडिडेट्स का बीएससी होके रखा है वो सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इस बार काफी कुछ इन्होंने मेंशन किया है। बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली, यानी आप सिर्फ जेआरएफ के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दीज कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द लेक्चरशिप। तो ये स्टूडेंट जिनके बारे में मेंशन किया गया, ये स्टूडेंट जो है लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएससी ऑनर्स फाइनल ईयर और रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका बीएससी ऑनर्स फाइनल ईयर चल रहा है या बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है या बीएससी का एग्जाम दे चुके हो और अभी तक आपके पास रिजल्ट नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके कर दी गई है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर से कोई ना कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखेगा कि मैम मेरा ये क्वालिफिकेशन है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है। आपने एमएससी किसी भी डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया या किसी भी डिपार्टमेंट से आपको ऑनगोइंग हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपर एज लिमिट के बारे में। जीआरएफ के लिए बोला गया है मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए ऑन 1 जुलाई 2023, यानी 1 जुलाई 2023 तक आपकी अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड अप टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ एससी, एसटी, थर्ड जेंडर एंड पीडब्ल्यूडी एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स, एंड 3 ईयर का रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट्स। लेक्चरशिप के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। चलिए अब एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस के बारे में देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे टोटल आपके पास जो पार्ट मिलते हैं पेपर में वो 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एनी 15 करना होगा, सही क्वेश्चन 2 मार्क्स देगा, गलत क्वेश्चन 0.5 लेके चला जाएगा। पार्ट बी में जो है टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, एनी 35 करना होगा, करेक्ट पे 2 मिलेगा, गलत पे 0.5 होगा। पार्ट सी में आपको टोटल 75 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एनी 25 करना होगा, एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेगा, गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से जो टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो होंगे 145। आपको एनी 75 सेलेक्ट करना होगा और जो टोटल आपको मार्क्स पेपर का मतलब जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 200, यानी 200 में से ही आप स्कोर करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है रिगार्डिंग द CSIR नेट तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, दैट इज csirhdg.res.in। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो CSIR नेट के सिलेबस का एनालिसिस जो है मैंने टीचिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे उसका एनालिसिस भी देख सकते हो। मैंने पूरा डिफाइन किया है कि आपका सिलेबस एक्चुअल में है क्या। मेक श्योर यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं ना वो आपको उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर मान लीजिए 15 लिखा है और आपने गलती से भी 16 अटेंड कर दिया, वैसे तो जो इंटरफेस होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको 15 से ज्यादा अटेंड ना करने दिया जाए, क्योंकि 15 से ज्यादा अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड करने जाते हैं तो वहां पे एक नोट लिखा हुआ जाता है आपके स्क्रीन पे कि पहले के कोई एक क्वेश्चन का पहले के कोई एक क्वेश्चन का आंसर हटाओ, तब जाके तुम दूसरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा नहीं भी होता है तो अगर आपने गलती से भी 16 अटेंड कर दिया तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन को ही इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद के नहीं, डिपेंडिंग कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे। कुछ और बातें भी जैसे कि यहाँ पे मेंशन की गई है कि तीनों पार्ट में यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कोई भी टाइप का सेपरेट कट ऑफ नहीं देखा जाता है। जैसे कभी कभी मुझे अफवाह सुनने को मिलती है कि मैम तीनों पार्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है क्या? नहीं, तीनों पार्ट को मिला के जो मार्क्स मिलता है उसी को फाइनली कट ऑफ के लिए कंसिडर किया जाता है। कोई भी सेपरेट कट ऑफ जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के लिए नहीं होता। द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑफ ऑल द पार्ट्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर ड्राइंग द मेरिट लिस्ट। देयर इज अ मिनिमम बेंच मार्क ऑफ 33% फॉर जनरल EWS OBC category and 25% in respect of the SC ST PWD category for the fellowship and the lectureship और assistant professor। तो ये इन्होंने बेंचमार्क बता के रखा है। ऑब्वियसली जो फाइनल आप स्कोरिंग करते हो उन सबको जो है परसेंटाइल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कैसे काम करता है, और इसके वीडियो भी आपको टीचिंग पाठशाला पे देखने को मिल जाए। इसके अलावा आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से सेंटर एग्जाम सिटीज को जो है सिलेक्ट किया गया है एज अ सेंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जो है स्टेट एज वेल एज सिटी के बारे में मेंशन करके रखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास आरए कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एनेक्जर
8, जिसमें कि अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है। दिस इज फॉर आरए कैटेगरी, मतलब आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हो। ये फॉर्म पहले आपको प्रिंट करवाना है, फिर इसको भरना है। कॉलेज में ले जाके आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या इंस्टीट्यूट से जो है रबर स्टैंप या सील करवाना है, उनका साइन करवाना है, और उसके बाद वापस से इसको स्कैन करके तब जाके ऑनलाइन मोड में इसको अपलोड करना है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस फॉर्म को पहले कॉलेज से करवाना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द मेन पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे कुछ कुछ चेंजेस हमको देखने को हर साल मिलते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार जो है शांति से उस एरिया को पढ़ ले जिस एरिया में आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको एक बार जब आप इसके लिए पेमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम जब तक विंडो ओपन नहीं होती तब तक करेक्शन नहीं होता, और करेक्शन के लिए भी हर एक चीज करेक्शन में नहीं दी जाती है, गिनी चुनी चीजें ही करेक्शन में दी जाती हैं। तो बेटर है कि आप अभी ही अच्छे से जो है फॉर्म को भरो ताकि करेक्शन की नौबत ही ना आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार के फॉर्म को भर रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट सेशन।